हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश दिया फिजिक्स के इस ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए, काफ़ी ओल्ड स्टूडेंट की मेरे पास क्या है डिमांड आ रही है कि सर आप नेवी और एयरफोर्स के बैच भी शुरू करो, तो वो आपकी डिमांड है वो जल्द ही पूरी कर दी जाएगी। 15 डेज के अंदर आपको नेवी एयरफोर्स के और वीडियोस है वो अवेलेबल होना शुरू हो जाएगी। 15 डेज से पहले ही हो जाएगी। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो ओल्ड स्टूडेंट है आप उनको बताइए कि नेवी एयरफोर्स का जो बैच है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम देख रहे थे हाइगेन्स का सिद्धांत, और हाइगेन्स के सिद्धांत में हमने देखा था तरंग कैसे चलती है। तरंग हमने देखा था तरंग तरंगागर और तरंगिकाओं के रूप में चलती है। उसी को आधार मान के हम किसकी व्याख्या करेंगे? परावर्तन की व्याख्या। देखिए वैसे परावर्तन की व्याख्या होती है वो प्रकाश की किरण प्रकृति के द्वारा होती है, परंतु अब हम क्या देखेंगे कि हाइगेन्स ने अपने सिद्धांत के द्वारा भी परावर्तन की व्याख्या की थी। वो किस प्रकार है वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, M1 M2 एक परावर्तनीय सतह है। M1 M2 अगर सतह परावर्तनीय है मतलब उससे क्या होगा? परावर्तन। और परावर्तन मान लो दर्पण से होता है, तो इस पे क्या मिलेगी आपको? पॉलिश की हुई मिलेगी। पॉलिश किया हुआ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हमें परावर्तन की व्याख्या करनी है, वो भी हाइगेन्स के सिद्धांत के द्वारा। और हाइगेन्स का सिद्धांत क्या कहता है? प्रकाश तरंग और तरंगागर के रूप में चलता है। तो मैंने इस पे एक आपतित तरंगागर ले लिया। ये कोई आपतित तरंगागर है, इसका नाम दे दिया हमने AB। आपतित तरंगागर है और कैसा है? समतलीय है। मतलब समतल है, ऐसे दिखाई देगा आपको, तो एक रेखा के रूप में दिखाई देगा। कैसा तरंगागर है? समतलीय तरंगागर है। इस बिंदु A पे मैंने एक अभिलंब और खींच लिया। ये सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। पूरा दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इस तरंगागर पे क्या लूंगा मैं? प्रकाशीय तरंगे लूंगा। प्रकाशीय तरंगे या तरंगागर का जब जिक्र कर दिया तो आप प्रकाशीय किरणें भी बोल सकते हो। और मैंने कल बताया था आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट में नोट लिखवा के बताया था कि प्रकाशीय किरणों की दिशा, तरंग संचरण की दिशा या प्रकाशीय किरणों के संचरण की दिशा सदैव तरंगागर की क्या होती है? लंबवत होती है। तो मैंने यहाँ एक प्रकाशीय किरण ले ली जो तरंगागर के साथ क्या बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये पहली प्रकाशीय किरण है जो तरंगागर के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री। और ये आपतित किरण है, वो अभिलंब के साथ आपका कोण क्या बनाएगी? आपतन कोण। सब जानते हो अभिलंब के साथ आपतित किरण के द्वारा बनाया गया कोण क्या होता है? I होता है। अब देखिए पूरा कोण 90 डिग्री है, ये अकेला I आ गया, इसका मतलब ये इतना इतना क्या हो गया? 90 माइनस I। ये 90 माइनस आ गया, ये इधर को देखिए, आप केवल अभिलंब दिखाई दे रहा है। अभिलंब और सतह के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ये इतना इतना 90 माइनस I है, तो ये कितना हो जाएगा? ये कोण I हो जाएगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब आपतित किरण अभिलंब के साथ I कोण बनाती है उस स्थिति में, और आपतित तरंगागर भी सतह के साथ, अभिलंब के साथ नहीं, सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? I का कोण बनाएगा। ये आपको ज्यामिति से पता चल गया है, इसको देख लेना आप लोग। इसको हटा देता हूं मैं। तो ये एक कैसा तरंगागर हो गया है? आपतित तरंगागर। अब इस पे एक और प्रकाशीय किरण, दो प्रकाशीय किरण लेंगे, एक यहां पे ले ली। अब देखिए, जब तक आप जानते हो परावर्तन में प्रकाशीय किरण का माध्यम परिवर्तित नहीं होता है, जब तक प्रकाशीय किरण का माध्यम परिवर्तित नहीं होता है तब तक प्रकाश की चाल नहीं बदलेगी। मतलब माध्यम बदलेगा तो ही प्रकाश की चाल बदलेगी, वरना नहीं बदलेगी। मतलब इस किरण की चाल यहाँ जितनी है उतनी ही इस किरण की चाल है। अब ले लूंगा, मान लो कि स्मॉल t समय में, t समय में क्या होता है? t समय में ये प्रकाशीय किरण यहाँ से यहाँ तो पहुँच गई थी, उसके बाद t समय में ये प्रकाशीय किरण यहाँ पहुँची, सतह पे इस बिंदु पे पहुँच गई। यहाँ पे इस बिंदु को नेम थोड़ा बढ़ा देते हैं डायग्राम को, ये M2 है। इस बिंदु को नेम क्या दे दिया आपने? A डैश। जितने समय में दूसरी प्रकाशीय किरण बिंदु A डैश पर पहुंचती है उतने में इसका क्या हो जाएगा? दोनों मान लो पहले ये यहाँ पे थी, ये यहाँ पे थी, t समय में ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, उतने में इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। स्टूडेंट क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। और ये यहाँ से टकरा के ऐसे पहुंच जाएगी बिंदु B डैश पे, और ये वाला कोण पूरा आपका I है, ये यहाँ से। देखिए अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको कंफ्यूज हो गए कि कौन सा तो तरंगागर है और कौन सी तरंग या किरण है। तो तरंग या किरण रहेगी उन पे मैं एरो का निशान लगाऊंगा, बाकी जो एरो का निशान नहीं लगा रहेगा वो आपकी क्या रहेगी? तरंगागर रहेगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं B डैश A डैश को मिला दूं तो मेरे को एक नवीन तरंगागर की प्राप्ति हो जाएगी। ये आपका कौन सा तरंगागर कहलाएगा? परावर्तित तरंगागर।
ये परावर्तित तरंगाग्र हो गया, ये आपतित तरंगाग्र हो गया। तो पता चल गया होगा आप लोगों को कि आपतित प्रकाशीय किरण और परावर्तित प्रकाशीय किरण है, वो सॉरी जो प्रकाश है वो तरंग और तरंगों के तरंगाग्र के रूप में चलता है। तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया है। इधर देखना, ये आपतन कोण आई है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपतित किरण अगर अभिलंब के साथ आई कोण बनाएगी तो ज्यामिति से आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी जो आपतित तरंगाग्र है, यदि आपतित किरण अभिलंब के साथ आई कोण बनाती है तो आपतित तरंगाग्र भी किसके साथ, सतह के साथ कितना कोण बनाएगा, आई कोण बनाएगा। अब इधर ऐसे ही इसको इधर से देखिए तो ये यहाँ पे मैंने क्या खींच लिया, एक अभिलंब खींच लिया। ये अभिलंब है आपका एक, और ये मान लो यहाँ से ये प्रकाश किरण से परावर्तित होती तो ये परावर्तन कोण आर, ये टी समय तक यहीं तक लेना है, पर इसको मैंने आगे ड्रॉ कर लिया है, बस ये ध्यान में रखना है। तो ये वाला कोण अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण जो कोण आती है उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो उसी प्रकार जैसे परावर्तित तरंग अभिलंब के साथ आर कोण बनाती है, उसी प्रकार परावर्तित तरंगाग्र उस सतह के साथ कितना कोण बनाएगा, आर बनाएगा। ज्यामिति से आप देख सकते हो, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये B से A डैश पहुंची है कितने समय में, T समय में। अगर इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, प्रकाश की चाल कोई भी माध्यम हो, प्रकाश की चाल एक माध्यम में सेम रहेगी और मैंने ले ली C, तो ये दूरी क्या हो गई BA डैश, ये हो जाएगी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितना है C और समय कितना है T, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, CT आ जाएगी, C इंटू टी। उसी प्रकार स्टूडेंट हम देखें तो जितने समय में वो B से A डैश पहुंचती है उतने में पहली A से कहाँ पहुंच गई, B डैश पहुंच गई। मतलब दोनों ने समान समय लिया है, दोनों की चाल भी समान है, तो दोनों की दूरी क्या आ जाएगी, समान आ जाएगी, और ये आपका हो गया C इंटू टी। तो स्टूडेंट ये आपका कुल मिला के आपका डायग्राम है वो आपके सामने कंप्लीट हो गया है, बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें परावर्तन की व्याख्या करनी है, परावर्तन के नियमों को सिद्ध करना पड़ेगा। और परावर्तन के नियम क्या होते हैं, एक तो आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, और एक आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो पहले हम दो त्रिभुज लेंगे, और इसमें त्रिभुज लेना इंपॉर्टेंट है तो क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना, ज्यामिति है इसमें दो त्रिभुज लेंगे हम। पहले एक A डैश, त्रिभुज A डैश, वह दूसरा त्रिभुज वो आएगा A डैश, त्रिभुज A डैश में। अब इनको क्या करना पड़ेगा, हमें सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। बच्चों त्रिभुज देखना, ये ऐसे नहीं हो कि A और ये B डैश A डैश ऐसे ही होगा त्रिभुज, और एक होगा A डैश। आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है और ये वाला एक बन रहा है, उनको लेना है, बाकी कोई और त्रिभुज आपको काम में नहीं लेने हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो हम A डैश क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ। मतलब A डैश दोनों में क्या आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है। उसके बाद देखें, ये देखिए आपकी किरण है, किरण और ये तरंगाग्र, किरण और तरंगाग्र के मध्य कोण 90 डिग्री है। तो इधर भी तो ये किरण है, जिस पे एरो लग गया वो आपकी किरण है। ये किरण और ये आपका तरंगाग्र, दोनों के मध्य का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया, इंपॉर्टेंट भी है। उसी प्रकार देखें, ये एक किरण है और ये एक तरंगाग्र है, दोनों के मध्य का कोण दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली में, पर ये 90 डिग्री का है। थोड़ा आप डायग्राम सही बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ये 90 डिग्री का है। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो कोण का नाम लिख देता हूं, कोण AB, इस वाले का A डैश का A डैश कोण आ गया, बराबर है किसके, A डैश A डैश के, A डैश A डैश के, किससे, 90 डिग्री से। और तीसरी, अब इनका देखा जाए तो इनकी एक भुजा और रहेगी। अब देखेंगे तीसरा क्या रहेगा इसमें, तीसरा रहेगा इसमें स्टूडेंट की जो A डैश है, उसमें देखिए जो त्रिभुज A डैश है उसकी भुजा A डैश कितनी है, CT है, A डैश। दूसरे की भुजा इसकी है वो B डैश है, और वो कितनी है, CT, C इंटू टी। मतलब कुल मिला के हमारा त्रिभुज आपका क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। दो भुजाएं बराबर, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो वो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब ऐसे त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल बराबर हो, आकार एक दूसरे के बराबर हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, त्रिभुज A डैश सर्वांग सम है त्रिभुज B डैश A डैश के। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके सारे कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण। तो इसका कोण ले लूंगा मैं जिसमें I आ रहा है। I कौन सा कोण है, BA डैश, अतः कोण BA डैश बराबर हो जाएगा, R कौन सा कोण है, A डैश B, कोण
ए डैश बी के, और इसका तो वैल्यू है आई, कोण लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसका है आर। तो ये आपको पता चल गया कि कोण आई बराबर कोण आर होगा। किसके सिद्धांत से? हाइगेंस के सिद्धांत से। इसका मतलब हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन के एक नियम की क्या हो गई? सत्यापना हो गई। दूसरा नियम है वो आपको ज्यामिति से पता चल जाएगा। ज्यामिति से क्या पता चलेगा? ज्यामिति से पता चलता है कि आपतित किरण, आपतित तरंगाग्र दे दो, आपतित तरंगाग्र, किरण दे सकते हो, तरंगाग्र दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपवर्तित, परावर्तित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र एवं अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तो देखिए आपने ये कुल मिला के दोनों नियम, ये ज्यामिति से पता चल जाएगा। देखिए हम, दूसरा नियम होता है वो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब होते हैं, पर यहाँ तरंगाग्र क्यों लिया? क्योंकि हाइगेंस के सिद्धांत से हम इसको प्रूव करेंगे, और हाइगेंस का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश तरंग और तरंगाग्र के रूप में चलता है। इस प्रकार आपके हाइगेंस के सिद्धांत से किसकी व्याख्या हो गई है? परावर्तन की व्याख्या हो गई है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। हेलो स्टूडेंट्स, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या। देखिए स्टूडेंट, जो हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या है, पहले परावर्तन की व्याख्या देख लिए, अब अपवर्तन की व्याख्या देखेंगे। तो अपवर्तन की व्याख्या मतलब अपवर्तन के नियमों को आपको क्या करना पड़ेगा? सिद्ध करना पड़ेगा। और सब जानते हो अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। अपवर्तन के लिए एक मुख्य नियम होता है स्नेल का नियम, और उसे ही हम क्या करेंगे? इससे सत्यापित करेंगे। और उसके बाद दूसरा नियम वो आप सब जानते हो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तो वो हमें बताना है। तो हम अपवर्तन की व्याख्या करेंगे कुल मिला के। तो यहाँ इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, M1 M2 एक अपवर्तनीय सतह, M1 M2 एक अपवर्तनीय सतह, मतलब ऊपर का माध्यम अलग होगा। ऊपर का माध्यम दे दिया विरल माध्यम, ऊपर को विरल माध्यम ले लिया मैंने इसमें इसकी, और जो इसका अपवर्तनांक है वो कितना है? N1 है। नीचे ले लिया कोई सघन माध्यम, M1 M2 और विरल और सघन माध्यम हो गए हैं। सघन माध्यम का अपवर्तनांक N2। इसमें प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल वो कितनी आपकी? C1 है। और इसमें प्रकाश की चाल वो कितनी आपकी? C2। दो अलग अलग माध्यम, मतलब कुल मिला के कहने की बात यह है कि जब प्रकाशीय किरण का माध्यम बदल जाता है तो प्रकाशीय किरण की चाल भी बदल जाती है। माध्यम बदलते ही चाल बदलेगी। ऊपर हमने परावर्तन में देखा था, जो जब तक माध्यम नहीं बदलेगा प्रकाशीय किरणों की चाल हमने C ली थी, दोनों की समान ली थी। अब देखिएगा, हम हाइगेंस के सिद्धांत से कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे? हम एक आपका आपतित तरंगाग्र ले लेंगे AB। इसको थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूँ। प्रकाश की चाल वो कितनी है? C1 है। जब तक प्रकाशीय किरण का माध्यम नहीं बदलेगा उसकी चाल नहीं बदलेगी, पर जैसे ही माध्यम बदला प्रकाश की चाल बदल गई। हाइगेंस के सिद्धांत का प्रयोग करना है, आपको क्या लेना पड़ेगा? तरंगाग्र लेना पड़ेगा। AB कोई आपतित तरंगाग्र है। अब तरंगाग्र है तो फिर वही स्थिति, ये हो गया अभिलंब, दोनों सतह पे लेना पड़ेगा क्योंकि माध्यम बदल रहा है। अब तरंगाग्र हो गया। तरंगाग्र पे हम क्या करेंगे? दो प्रकाशीय किरणें लेंगे, और प्रकाशीय किरणें तरंगाग्र के क्या होती हैं? लंबवत चलती हैं। तो ये एक प्रकाशीय किरण आ गई आपकी, ये फर्स्ट प्रकाशीय किरण है। ये आपतित किरण मान ली कोई पहली, ये यहाँ पे दूसरी प्रकाशीय किरण ले ली सेकेंड। अब देखिए, जो प्रकाशीय किरण होती है वो आपतन कोण के, सॉरी अभिलंब के साथ कितना कोण बनाएगी? आपतन कोण I। ये 90 - I हो गया, और ये वैसे ही क्या हो गया? कैसे हुआ? क्योंकि ये वाली और ये वाली दोनों किरण और आपतित तरंगाग्र, इसको यहाँ शो कर देता हूं मैं, आपतित तरंगाग्र। देखिए, जो आपतित तरंगाग्र के साथ प्रकाशीय किरण है वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये I हो गया, तो ये कितना हो गया? 90 - I। और ये है आपका, इधर लिख भी देता हूं, 90 - I। अब ये वाला कोण 90 - I हो गया स्टूडेंट। तो देखिएगा, ये अभिलंब और सतह कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये 90 - I हुआ, तो ये कितना हो गया आपका? कोण I हो गया। तो कुल मिला के यहाँ बच्चों हमें एक चीज पता चल गई कि जब आपतित किरण
और अभिलंब के साथ आई कोण बनाती है, इसका मतलब आपतित तरंगागर सतह के साथ क्या बनाएगा, आई कोण बनाएगा। अब हम इसमें आगे जिक्र करते हैं टी समय में, वही टी समय ले लेंगे, टी समय में, और ये दूसरी प्रकाशीय किरण है, ये यहाँ बिंदु बी से चल के और सतह पे बिंदु ए डैश पे आ जाती है। कहाँ पहुंच जाती है, बिंदु ए डैश पे। तो ये कितनी दूरी तय करेगी, दूरी बराबर चाल होना चाहिए, समय चाल इस माध्यम में कितना है, c1 इंटू टी। अब देखिएगा स्टूडेंट, अब जितने समय में ये यहाँ से चल के यहाँ आती है उतने में इसका यहाँ से परावर्तन भी होगा। एक समय ऐसा था जब दोनों एक साथ, एक इस बिंदु पे थी ए पे, एक बी पे थी, एक ए पे थी एक बी पे। अब टी समय बाद ये c1 टी दूरी तय करते हुए यहाँ पहुँच गई, तो टी समय में ये भी तो इसका अपवर्तन होगा, ये भी अंदर आएगी माध्यम में, सघन माध्यम में, और ये इस प्रकार से दूरी तय करते हुए। अब ये कितनी दूरी तय करेगी, दोनों बराबर नहीं करेंगी इस बार, क्योंकि माध्यम बदल गया, माध्यम में प्रकाश की चाल अलग तो दूरी भी अलग। ये कितनी दूरी तय करेगी, माध्यम में चाल है c2, तो c2 इंटू टी हो जाएगा। अब ये बिंदु पहुंच गया, आप कौन से पहुंच गई, बी डैश। अब बी डैश और ए डैश को मिलाओगे आप, तो आपको मिल गया एक नवीन तरंगागर। देखिए फिर से आपको बता देता हूं कि तरंग या किरण है उन पे एरो लगा देना ताकि आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। ये कौन सा तरंगागर बन गया आपका, अपवर्तित तरंगागर, अपवर्तित तरंगागर आ गया है। अब इसमें इधर देखें, इस प्रकार से ये पहुंची तो बिंदु ए डैश पे थी, ये यहां अभिलंब खींच लिया हम लोगों ने इस सतह पे, इस बिंदु ए डैश पे भी अभिलंब खींच लिया। अब इसको थोड़ा सा आगे अपवर्तित करते हुए आगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें कोण लेना है, अपवर्तन कोण। तो ये कोण आर आ गया, जब ये कोण आर आ गया तो ये वाला भी कितना आ जाएगा, आर। मतलब कहने का मतलब अगर अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ आर कोण बनाएगी तो अपवर्तित तरंगागर सतह के साथ कितना कोण बनाएगा, आर बनाएगा। ज्यामिति से आप लोग देख लेना। ये आपका डायग्राम आपके सामने क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और अब इसमें हमें किसकी व्याख्या करनी है, अपवर्तन की व्याख्या करनी है। और अपवर्तन की व्याख्या के लिए आपको स्नेल का नियम सिद्ध करना पड़ेगा। स्नेल का नियम सिद्ध करना पड़ेगा तो उसको क्या होता है, स्नेल का नियम वो आप सबको पता होगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर n/1 या n2 बटे n1। अब देखिए ये वाला कोण देखें हम, ये वाला कोण तरंग और अभिलंब जो आपका तरंगागर है उनके मध्य का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये आगे एक देखिए किरण या तरंग है, ये अभिलंब के इसके साथ तरंगागर के साथ 90 डिग्री कोण बनाएंगे। उसी प्रकार देखें ये एक तरंगागर है और ये क्या है, ये है आपका क्या, तरंग या किरण। तो ये भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। तो इसमें दो त्रिभुज बन गए समकोण, तो लिखेंगे यहाँ अतः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, ए बी ए डैश में। इसमें हम क्या लगाएंगे, साइन आई लगाएंगे, साइन आई। देखिए स्टूडेंट जब साइन का लगाते हो तो साइन का भुजाओं का अनुपात होता है लंब बट्टे कर्ण। आई लगा रहे हो तो इसके सामने की भुजा लंब हो गई और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो गई। तो इसमें लंब क्या आ जाएगा, बी ए डैश बट्टे कर्ण क्या हो गया, ए ए डैश, ए डैश ये वाला। अब देखिएगा बी ए डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन आई वो कितना हो जाएगा, c1 इंटू टी होगा बटे ए डैश। बी ए डैश का वैल्यू कितना हो गया, बी ए डैश का c1 इंटू टी। समीकरण दे देंगे 1। अब स्टूडेंट इसमें नीचे वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, और इसका नाम क्या है, ए बी डैश ए डैश दे सकते हो, ए बी डैश ए डैश में। इसमें लगाएंगे हम साइन आर। देखिए स्टूडेंट ये रहा आर, आर के सामने साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। आर के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ए बी डैश आ जाएगा। कर्ण क्या है इसमें, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कि कितनी है, ए डैश। अब स्टूडेंट इसको नेक्स्ट देखें तो ए बी डैश का वैल्यू कितना है, c2t है तो वो पुट कर देंगे। तो यहां से साइन आर इक्वल टू क्या गया, c2t बट्टे ए डैश, समीकरण 2। और अब स्टूडेंट समीकरण 2 को या समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर देंगे, विभाजित। क्यों कर देंगे वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि स्नेल के नियम में साइन आई बट्टे साइन आर आता है। आई इस इक्वेशन में है, आर इस इक्वेशन में। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करने पर तो
LHS का LHS में भाग लगेगा तो इसका है LHS sin I और इसका LHS क्या है sin R बराबर। अब देखेंगे इसका RHS वो कितना है C1T अपॉन AA डेस बट्टे में इसका क्या है C2T बट्टे में AA डेस। अब इसे हम कैंसिल करें तो ये इससे कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया, साइन I बटे साइन R बराबर क्या आएगा C1 बटे C2। अब स्टूडेंट ये चालों का अनुपात आ गया है दोनों माध्यम में, पर हमने किरण प्रकाशिकी में एक संबंध निकाला था, उसको आप देख लीजिएगा पीछे जाके या फिर आप बुक में चेक कर सकते हो। वो होता क्या है, चूंकि C1 बटे C2 मतलब जो प्रकाश की दो माध्यम में चालों का अनुपात है वो उनकी तरंग दैर्ध्यों के अनुपात के बराबर होगा, λ1 बटे λ2 प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। उसी प्रकार प्रथम माध्यम में तरंग दैर्ध्य बटे दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य। पर अगर इनमें अपवर्तनांक देखें तो वो उल्टा आएगा, n2 बटे n1 आएगा, मतलब द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक। ये एक संबंध होता है, इसको अगर हम यहाँ यूज करें तो साइन I बटे साइन R बराबर क्या आएगा, n2 बटे n1 आ जाएगा। या तो आप इतना छोड़ सकते हो, ये भी स्नेल का नियम है, क्योंकि n2 बटे n1 क्या होता है, वो आपका n21 होता है, जिसे आप बोलोगे द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो साइन I बटे साइन R बराबर क्या आ गया, n21। तो ये स्टूडेंट इस प्रकार हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या हो जाती है, मतलब स्नेल के नियम की व्याख्या हो जाती है। एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो बोल सकते हैं अपवर्तन की व्याख्या करो या स्नेल के नियम की व्याख्या करो। तो अपवर्तन का पहला नियम तो हम इसमें बता चुके हैं। दूसरे नियम में हम ये लिख देंगे आगे इसमें कि इसमें ये बता देंगे कि आपतित किरण, आपतित तरंगागर, अपवर्तित तरंगागर एवं अभिलंब तीनों ज्यामिति से पता चलता है कि एक ही तल में स्थित होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपतित तरंगागर, अपवर्तित तरंगागर एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। वो तरंगागर का नाम क्यों लिया, क्योंकि हम हाइगेंस के सिद्धांत से व्याख्या कर रहे हैं, और सीधी व्याख्या करते तो हम क्या लिखते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये हमने हाइगेंस के सिद्धांत के जो कुछ यूज थे, एप्लीकेशन थे या इनका प्रयोग था, वो हमने देख लिया है। तो हाइगेंस का सिद्धांत कंप्लीट होता है। अब कल हम नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो उसमें इंक्लूड करेंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो भी आपको कमेंट करके बताना है कि सर समझ में आ रहा है, और अगर कोई कमी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम है वीडियो में या फिर हमें दिखाई नहीं देता, जो भी समस्या है तो वो कमेंट में आप लिखिए। कमेंट में लिखने से मेरे को पता चल जाएगा और उसको मैं क्या कर लूँगा, इंप्रूव कर लूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ के क्या है अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।